नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द ब्राइटर इंस्टीट्यूट में। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक अपील है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे 60% व्यूवर नॉट सब्सक्राइबर हैं, तो आपसे विनती है कि कृपया चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और उसके बाद वीडियो पूरा देखें। वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन से भरी हुई है और अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन गलत दी है या आप अपना कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइए। इस वीडियो में हम इतिहास का पहला लेक्चर देखेंगे और आपको इसमें पहले इतिहास बताने से पहले भारत के भूगोल के बारे में थोड़ा-सा समझाया जाएगा। ब्यूरी ने कहा है कि इतिहास वह नाटक है जिसे भूगोल के रंगमंच पे खेला जाता है। तो जब तक हम भूगोल को नहीं समझेंगे और भूगोल का इतिहास पर क्या प्रभाव पड़ता है नहीं समझेंगे, तब तक हम इतिहास अच्छे से नहीं समझ पाएँगे। आइए अब शुरू करते हैं। हिमालय पर्वत के दक्षिण तथा हिंद महासागर के उत्तर में स्थित एशिया महाद्वीप का विशाल प्रायद्वीप भारत कहा जाता है। खंड जिसे एक उपमहाद्वीप कहा जाता है, आकार में विषम चतुर्भुज जैसा है। यह लगभग 2500 मील लंबा तथा 2000 मील चौड़ा है। तो भारत की लंबाई अगर हिमालय से जो समुद्र तक है वो 2500 मील है, मील की बात हो रही है, और 2000 मील चौड़ाई है। और एक अगर हम रूस को यूरोप से निकाल दें तो जितना यूरोप बचता है ये भारत के बराबर है। यूनानियों ने इस देश को इंडिया कहा। तो ये प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि सर्वप्रथम भारत को इंडिया किसने कहा? तो यूनानियों ने कहा था। और अगर आपसे पूछे कि हिंदुस्तान किसने कहा या हिंद किसने कहा, तो ईरानियों ने कहा था। ठीक है? तो ये प्रश्न परीक्षाओं में बहुत पॉपुलर है, कई बार पूछा जा चुका है, इसको याद रखिएगा। हिंदुस्तान के नाम से जो मध्यकालीन लेखक थे उन्होंने और ईरानियों ने हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया था। और अगर हम भौगोलिक दृष्टि से भारत को बाँटें तो भारत को 4 भागों में बाँट सकते हैं। आप अगर कक्षा 6 में भूगोल पढ़े हैं, कक्षा 6 से भूगोल की में भारत के भूगोल में भारत को 4 भागों में बाँटा जाता रहा है। तो आइए हम देखते हैं। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, यह तराई के दलदल वनों से लेकर हिमालय की चोटी तक विस्तृत है, जिसमें कश्मीर, कांगड़ा, टिहरी, कुमायूं तथा सिक्किम के प्रदेश सम्मिलित हैं। गंगा दूसरा भाग जो है वो गंगा तथा सिंधु का उत्तरी मैदान है। यह प्रदेश सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों की घाटियों और रेगिस्तान जो राजस्थान का रेगिस्तान है, इस पूरे इलाके में फैला हुआ है। और गंगा यमुना द्वारा सिंचित प्रदेश है और ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ है। अब गंगा और यमुना दोनों निकलती हैं हिमालय से और मिलती हैं प्रयागराज में। तो इन दोनों के बीच मिलने से पहले जो बीच का ये भाग है, इसको दो आब बोला जाता है। आब अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है पानी और दो का मतलब दो। तो ये दो नदी हो गई और बीच का क्षेत्र जो है ये दो नदियों के बीच का क्षेत्र हो गया दो आब। ठीक है? दक्षिण का पठार, इस प्रदेश के अंतर्गत उत्तर में नर्मदा तथा दक्षिण में कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच का भूभाग आता है। चौथा है सुदूर दक्षिण के मैदान, इसमें दक्षिण के लंबे एवं संकीर्ण समुद्री क्षेत्र सम्मिलित हैं। इस भाग में गोदावरी, कृष्णा तथा तो आधुनिक दक्षिण भारत में दक्षिण का पठार और दक्षिण के जो समुद्र तटीय मैदान हैं उनको मिलाकर आधुनिक दक्षिण भारत कहा जाता है। और अब उत्तर भारत और दक्षिण भारत हो गए, तो आप पूछेंगे क्या कोई स्पष्ट सीमा है जिसे हम कह सकें कि इसके ऊपर का भाग उत्तर है और इसके नीचे का भाग दक्षिण है? तो मैं कहूँगा जी बिल्कुल। नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, विंध्य पर्वत, सतपुड़ा पहाड़ियाँ और महाकांतार के वन, नर्मदा, ताप्ती, विंध्य, सतपुड़ा और महाकांतार के वन, ये उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करते हैं। और ये पृथकता कितनी है, आप इस चीज़ से समझ लीजिए कि इसके उत्तर में आपको जो संस्कृति मिलेगी उसे आर्य संस्कृति कहा जाएगा। नर्मदा, ताप्ती, महाकांतार, विंध्य एवं सतपुड़ा पहाड़ियों के उत्तर में आपको जो संस्कृति मिलेगी उसे आर्य संस्कृति कहा जाता है और नीचे जो संस्कृति मिलती है उसे द्रविड़ संस्कृति कहा जाता है। तो ये जो जो सीमा रेखा है ये पूरी तरह से प्राकृतिक है और स्पष्ट रूप से आप इसका परिणाम और प्रभाव देख सकते हैं कि संस्कृति में भी भिन्नता आ गई है और वो भिन्नता भी आप महसूस कर सकते हैं। उत्तर भारत में जो संस्कृति विकसित हुई उसको आर्य संस्कृति कहा गया और दक्षिण भारत में जो संस्कृति विकसित हुई उसे द्राविड़ संस्कृति कहा गया। ठीक है? तो आर्य और द्राविड़ ये नस्लीय नहीं है, ये सांस्कृतिक इकाइयां हैं। ठीक है? फिर
प्रकृति ने भारत को एक विशिष्ट भौगोलिक इकाई प्रदान की है। उत्तर में हिमालय पर्वत एक ऊंची दीवार के समान इसकी रक्षा करता रहा तथा हिंद महासागर इस देश को पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण से घेरे हुए है। अब आप सोचिए, उत्तर में तो है एक विशाल पर्वत श्रृंखला हिमालय, जिसे पार करना बड़ा मुश्किल है, और तीन ओर से समुद्र घेरे हुए हैं। तो इससे ज़्यादा सुरक्षित क्षेत्र कोई हो ही नहीं सकता। तो आप इतिहास में हुए भारत आए या अफगानिस्तान में खैबर दर्रे से होते हुए भारत में आए, ठीक है। इस तरफ से भारत पर आक्रमण बहुत कम हुए, जो हुए भी वो इतने सूक्ष्म स्तर के थे कि उनका शेष भारत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ठीक। इन प्राकृतिक सीमाओं द्वारा बाह्य आक्रमणों से अधिकांशतः सुरक्षित रहने के कारण भारत देश अपनी एक सर्वथा स्वतंत्र और पृथक सभ्यता का निर्माण कर सका है, और भारतीय इतिहास पर यहाँ के भूगोल का गहरा प्रभाव पड़ा है। तो मैंने आपसे जैसे वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि इतिहास वह नाटक है जो भूगोल के रंगमंच पर खेला जाता है। तो भारत के इतिहास के निर्माण में भारत के भूगोल का महत्वपूर्ण रोल रहा है, और इसीलिए हम यहाँ पर भी थोड़ा सा भूगोल देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ के प्रत्येक क्षेत्र की अपनी अलग कहानी है। एक और ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं तो दूसरी ओर नीचे मैदान, अत्यंत उपजाऊ प्रदेश हैं तो रेगिस्तान है, पठार है, घने वन है, एकांत घाटियां हैं। आप बीकानेर चले जाइए राजस्थान के, तो वो भारत का सबसे गर्म स्थान है, वहाँ आपको 50 डिग्री के ऊपर तापमान मिलेगा। आप द्रास चले जाइए, वहाँ आपको माइनस में 10 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मिलेगा। तो इस तरह से भौगोलिक विविधता भारत में खूब है, और भौगोलिक विविधता वहाँ की रहन सहन को प्रभावित करता है, वहाँ के लोगों के जीवन शैली को प्रभावित करता है। इसीलिए भारत में आप जब भारत का आप भ्रमण करेंगे तो आपको अलग अलग क्षेत्र की अपनी अलग विशिष्टता मिलेगी, और लगेगा कि ये एक ही देश में या एक ही स्टेट में, भारत में जो कई राज्य हैं में कई स्टेट बसे हुए हैं, जातीय आधार पर, रहन सहन के आधार पर, सांस्कृतिक आधार पर, धार्मिक आधार पर ये विभिन्नताएं आपको दृष्टिगोचर होती हैं, जो कि आपको कहीं और विश्व में नहीं दिखता है। यहाँ पर लेखक ने तुलना यूरोप से की है, तो नहीं दिखता है। भारत का प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्र एक भाषागत तत्व भी उत्तरदायी रहे हैं। फलस्वरूप संपूर्ण देश में राजनीतिक एकता की स्थापना करना कभी संभव नहीं हो सका, ठीक। अब मैं आपको मुद्दे की बात बताता हूँ। भारत की जो प्राकृतिक सीमा है, ये भारत के हर बाशिंदे के मन में बसी हुई है, आज से नहीं, हजारों सालों से। हजारों सालों से भारत में जितने भी, चाहे वो दक्षिण भारत का व्यक्ति रहा हो, चाहे उत्तर भारत में हिमालय पर रहने वाला व्यक्ति रहा हो, उसके मन में जो भारत की प्राकृतिक सीमा, वो ऊपर हिमालय से लेकर नीचे समुद्र तक की ही रही है। हाँ, भारत में अनेक राजनीतिक इकाइयाँ हुई, लोगों की अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं होती हैं, और इन्होंने कभी भी अपने आप को भारत से बाहर नहीं समझा। ये इन्होंने हमेशा संघर्ष किया भारत की इस प्राकृतिक सीमा को राजनीतिक सीमा में बदलने के लिए, ठीक है। भारत के अंदर अनेक राजा हुए, अनेक राज्य हुए, उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में काम किया, लेकिन उनका जो फाइनल एम था, वो जो सीमा प्राप्त करना चाहते थे, जिस महानता को प्राप्त करना चाहते थे, वो थी भारत की प्राकृतिक सीमा को राजनीतिक सीमा में बदलने की। और इसमें कोई भी राजा आज तक जो है, जो भारत का वर्तमान मैप है अगर हम देखें, तो इसमें कोई भी राजा कभी भी सफल नहीं हो सका। भारत का इतिहास एक प्रकार से केंद्रीयकरण तथा विकेंद्रीकरण की प्रवृत्तियों के बीच निरंतर संघर्ष की कहानी है। तो ये लाइन भारत के पूरे इतिहास को एक लाइन में चित्रित कर देती है। अगर आपसे कोई कहे कि आप भारत के इतिहास को कैसे देखते हैं, तो आप ये लाइन बोल दीजिए कि भारत का इतिहास केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के बीच निरंतर एक संघर्ष की कहानी है। भारत देश का नाम ऋग्वैदिक काल के एक प्रमुख जन भरत, जिसके कारण भारत नाम पड़ा। देश की विशालता तथा विश्व के शेष भागों से इसकी पृथकता ने अनेक महत्वपूर्ण परिणाम उत्पन्न किए हैं। भारत के अपने आप में एक विशिष्ट भौगोलिक इकाई होने के कारण भारतीय शासकों तथा सेना नायकों ने देश के बाहर साम्राज्य विस्तृत करने अथवा अपनी सैनिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करने का कभी कोई प्रयास नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार भारत में ही किया। सुदूर दक्षिण के चोलों का उदाहरण
इस विषय में एक अपवाद माना जा सकता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत के अंदर जितने भी राज्य बने या जो राजा हुए, वो सदैव भारत की जो प्राकृतिक सीमा है, इसको अपनी राजनैतिक सीमा के रूप में बदलना चाहते थे और इस काम में वो कभी सफल नहीं हो सके और इसी कारण उन्हें कभी भारत के इस प्राकृतिक सीमा को पार करके किसी अन्य देश पर सॉरी किसी अन्य देश पर हमला करने की कभी भी उनको आवश्यकता ही महसूस नहीं हुई, फुर्सत ही नहीं मिली। हाँ, चोल राजाओं ने समुद्र इस सीमा को पार किया। चोलों ने बंगाल की खाड़ी को पार करके इंडोनेशिया, थाईलैंड और वियतनाम तक वे गए। अभी-अभी वियतनाम में एक जगह खुदाई में एक शिवलिंग मिला है जो लगभग आज से 1000 डेढ़ हज़ार साल पुराना है। तो वो वहाँ पर ये भारतीय संस्कृति चोलों के माध्यम से ही पहुँची थी। अति प्राचीन समय से यहाँ भिन्न-भिन्न जाति, भाषा, धर्म, वेशभूषा तथा आचार-विचार के लोग निवास करते हैं। किसी भी बाहरी पर्यवेक्षक को यहाँ की विभिन्नता खटक सकती है। तो अभी तक तो लेखक ने विभिन्नता की बात की। अब हम बात करेंगे यहाँ पर एकता कैसे है। इन बाह्य विभिन्नताओं के मध्य एकता दिखाई देती है जिसकी कोई भी उपेक्षा नहीं कर सकता। विभिन्नता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यही भारत की संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है। देश की समान प्राकृतिक सीमाओं ने यहाँ के निवासियों के मस्तिष्क में समान मातृभूमि की भावना जागृत किया। तो ये मैंने आपको भी समझाया था, मैं फिर से बता रहा हूँ कि इस देश की सीमा थी, वो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक थी, ठीक है? उस बीच में जो तमाम सारे राजनैतिक इकाइयाँ थी, वो उसके लिए महत्व नहीं रखती थी और इसीलिए ये देश एक बना हुआ है। क्योंकि यहाँ के लोगों के मन में कभी भी राजनैतिक एकता का भाव आया ही नहीं। वो तो सदैव प्राकृतिक जो सीमा थी उसको ही मानते रहे और इसी तरह से ये देश आज तक बना हुआ है। और इसने यहाँ इस देश के राजनीतिक आदर्शों को प्रभावित किया। तो राजनैतिक आदर्शों को मैंने आपको बताया कि जो राजनैतिक आदर्श थे, जो राजनैतिक लोग थे, राजा थे, वो सदैव इसी प्राकृतिक सीमा को अपनी राजनैतिक सीमा बनाने के लिए ही प्रयासरत रहे। ठीक है? और व्यवहार में ये राजनीतिक एकता कभी स्थापित ही नहीं हुई। अब हम देखते हैं कि कैसे जो है इसका वर्णन कैसे मिलता है भारत के जो प्राचीन शास्त्र हैं, प्राचीन जो साहित्य है उसमें भारत को कैसे देखा गया है। तो एक उदाहरण यहाँ पर विष्णु पुराण से लिया गया है। इसका श्लोक मैं आपको आखिरी में बताऊँगा। समुद्र के उत्तर में तथा हिमालय के दक्षिण में जो स्थित है वह भारत देश है तथा वहाँ की संतानें भारतीय हैं। विष्णु पुराण में कहा गया है। इस जो संस्कृत में वहाँ पर लिखा हुआ है वो मैं आपको नीचे अभी श्लोक दिखाऊँगा और आप वो श्लोक याद कर लीजिएगा, आपको कोट करने में आसानी होगी। प्राचीन कवियों तथा लेखकों तथा विचारकों के मस्तिष्क में एकता की यह भावना सदियों पूर्व से ही विद्यमान है। तो आप विष्णु पुराण में देख सकते हैं कि समुद्र के उत्तर में तथा हिमालय के दक्षिण में जो स्थित है वह भारत है। अब कौटिल्य के अर्थशास्त्र में क्या कहा गया है देखिए, हिमालय से लेकर समुद्र तक 1000 योजन विस्तार वाला भाग चक्रवर्ती राजा का शासन क्षेत्र होता है। मैंने आपको बताया कि तो एक राजनीतिज्ञ के रूप में देखिए, चाणक्य एक विशुद्ध राजनीतिज्ञ थे। तो उन्होंने भारत की सीमा को क्या कहा या भारत की जो चक्रवर्ती राजा है उसके लिए क्या आदर्श स्थापित किए। उन्होंने आदर्श ये बनाया कि आप अगर हिमालय से लेकर 1000 योजन समुद्र तक अपना शासन बनाते हैं तो आप जो है चक्रवर्ती राजा कहलाएंगे। और विष्णु पुराण कहता है कि भारत की सीमा क्या है, हिमालय से लेकर समुद्र तक। अर्थात जब आप पूरे भारत पर आपका शासन होगा तभी आप चक्रवर्ती राजा कहलाएंगे। तो यहाँ पर भी जो राजनैतिक विचारधारा निकल रही है वो भी इस देश के अंदर ही सिमट के रह जा रही है, इस भौगोलिक सीमा, इस प्राकृतिक सीमा के अंदर ही सिमट के रह जा रही है। ये आपको कहीं से भी बाहर अटैक करने के लिए प्रेरित ही नहीं कर रही है। ठीक है? यह सार्वभौम सम्राट की अवधारणा भारतीय सम्राटों को अत्यंत प्राचीन काल से ही प्रेरणा देती रही है। मैंने आपको अभी बताया, भारतीयों की प्राचीन धार्मिक भावनाओं एवं विश्वासों से भी इस सारभूत एकता का परिचय मिलता है। अब प्राचीन धार्मिक भावनाएं और विश्वास क्या हैं भारत के, आइए देखते हैं थोड़ा। जैसे भारत की 7 प्रमुख पवित्र नदियां जो हैं, गंगा यमुना उत्तर में है, गोदावरी और नर्मदा मध्य भारत की हैं, सरस्वती भी उत्तर भारत की ही नदी है, सरस्वती और सिंधु ये वर्तमान पाकिस्तान में है, और कावेरी सबसे दक्षिण भारत की नदी है, सबसे दक्षिण की नदी है। ठीक, तो अब आप देख सकते हैं कि जो भारतीयों का विश्वास रहा
कि भारत की 7 प्रमुख पवित्र नदियाँ ये हैं, ये हर भारतीय के लिए पवित्र हैं, तो ये उत्तर से लेकर दक्षिण तक फैली हुई हैं। और कावेरी को तो इतना पवित्र मानते हैं कि कहते हैं कि गंगा ज़मीन के अंदर-अंदर खुद को शुद्ध करने के लिए कावेरी में स्नान करने जाती हैं। ये ऐसी कहानियाँ भी पुराणों में आपको मिलेंगी। फिर 7 प्रमुख पर्वत जो हैं, जो भारत के निवासियों के लिए 7 पवित्र पर्वत थे, महेंद्र, मलय, सहा, शुक्तिमान, ऋक्ष, विंध्य, 3 इसमें से शामिल रहेंगे और 1 शामिल नहीं रहेगा इनमें से। और क्वेश्चन रहेगा कि विष्णु पुराण में वर्णित जो 7 पर्वत हैं, उनमें से कौन इनमें से कौन एक नहीं है, ठीक है? इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखिएगा। फिर 7 नगर देख लें अगर, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंती, पुरी तथा द्वारावती। तो ये सब भी उत्तर से लेकर दक्षिण तक फैले हुए हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये विश्वास जो है केवल उत्तर में केंद्रित था या दक्षिण में केंद्रित था। तो आप देखेंगे सांस्कृतिक भिन्नता होने के बावजूद भी जो विश्वास है, जो धार्मिक विश्वास है या जो आदर्श हैं, वो नहीं बदल रहे हैं। इसको हम आगे और देखते हैं। जैसे वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत, ये सब आपको पूरे भारत में उतने ही सम्मान के साथ पढ़े पढ़े जाएँगे, चाहे वो आर्यन हो, चाहे द्राविड़ हो। ये जो है इसको उतने ही सम्मान से पढ़ते हैं, याद करते हैं, कंठस्थ करते हैं और आपको भारत की लगभग हर भाषा में रामायण और महाभारत का अनुवाद मिल जाएगा। फिर हम देखते हैं कि शिव और विष्णु पूरे भारत में समान रूप से पूजे जाते हैं। पूरे भारत में शिव और विष्णु के विभिन्न अवतारों को पूजा जाता है और पर्याप्त सम्मान के साथ पूजा जाता है। भाषाएँ अलग-अलग हैं, भाषाएँ, बोलियाँ अलग-अलग हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो कन्नड़, तमिल और मलयाली, इन सारी भाषाओं को अगर आपको समझना है और आप अगर संस्कृत को अच्छे से समझते हैं, तो बहुत आसान हो जाता है आपको ये भाषाएँ समझना। या कई सारे शब्द सीधे संस्कृत से ही उठा लिए गए हैं इन भाषाओं में। धर्मशास्त्रों द्वारा प्रतिपादित सामाजिक व्यवस्था भी सर्वत्र है। जैसे वर्णाश्रम और पुरुषार्थ की व्यवस्था पूरे भारत में समान है। कहीं पर भी पूरे भारत की सामाजिक व्यवस्था जो है वो इसी के इर्द-गिर्द घूमते हैं। वर्णाश्रम मीन्स वही कि 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, फिर 25 वर्ष तक गृहस्थ, पर्यटक, धर्मोपेक्षक, तीर्थयात्री, विद्यार्थी इस एकता को स्थापित करने में सहयोग प्रदान करते थे। और जो राजनैतिक एकता उसको स्थापित करने के लिए सदैव प्रेरित करता था राजसूय और अश्वमेध जैसे यज्ञ। ठीक है? तो सम्राटों के मन में सदैव ये आकांक्षा रहती थी कि हम राजसूय और अश्वमेध यज्ञ करेंगे ताकि पूरे इस प्राकृतिक सीमा को राजनैतिक सीमा बना सकें। और इस प्राकृतिक सीमा को सांस्कृतिक सीमा बनाने के लिए पर्यटक, धर्मोपदेशक, तीर्थयात्री और विद्यार्थी अपना योगदान देते थे, प्राचीन समय से ही। तो इस प्रकार जो है भारत विविधता से भरा हुआ एक खूबसूरत देश है और हमें इसकी विविधता का सम्मान करना चाहिए। अब हम उन श्लोकों को देख लेते हैं जो विष्णु पुराण से लिए गए हैं और ये श्लोक परीक्षा में सीधे पूछे जा सकते हैं। कोट या आप अगर याद रखेंगे और इतिहास को मेंस में मुख्य विषय रखेंगे तो वहाँ पर भी आप इन श्लोकों को कोट कर सकते हैं। श्लोक ये हैं, उत्तरम यच्च समुद्रस्य हिमाद्रिश्चैव दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। तो उत्तर में समुद्र, जिसके उत्तर में समुद्र है, माफ़ कीजिएगा, जिसके उत्तर में हिमालय और दक्षिण में समुद्र है, वहाँ के संतति भारत और वहाँ के निवासी भारतीय हैं। गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिम कुरु। 7 प्रमुख नदियों के नाम आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इस श्लोक को याद कर लीजिए। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। तो ये 7 नगर हैं। ये श्लोक जो है विष्णु पुराण से कोट किए गए हैं। ठीक है? इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक कीजिए और डिसलाइक क्यों किया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपके सुझाव कमेंट बॉक्स में आमंत्रित हैं। आप मुझे शेयर कर दीजिए।